अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। मुझे कहते हैं हुदा शाह। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ फैसल चौधरी ने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया जिसमें कहना था कि पीटीआई में एक अहम सियासी शख्सियत शामिल होने जा रही है और पैटर्न इन चीफ ने उनको पार्टी में शमूलियत की मंजूरी भी दे दी है। इस खबर के बाद काफ़ी कयास आराइयाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और बहुत सी शख्सियात के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें जावेद हाशमी, फवाद चौधरी और मोहम्मद जुबैर का नाम सर फहरिस्त है। और फिर मोहम्मद जुबैर की पार्टी में शमूलियत से मुतालिक पीटीआई क़यादत से सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। और इसी हवाले से जब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से पूछा गया तो उनका कहना क्या था, पहले आपको वो दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी, इसके दरवाजे सब लोगों के लिए खुले हैं और जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल है। अलबत्ता बाज़ कुछ लोग ऐसे थे जो 9 मई के बाद जिनके साथ हालात हुए थे, उसमें खान साहब ने ज़रूर ये कहा था कि उनका फैसला मैं करूँगा कौन से लोग वापस पार्टी में आ जाते हैं। शायद अब मैं 9 के बाकी तो कोई भी बंदा पार्टी में आ सकता है, उनकी मर्जी अगर आना चाहे। फिलहाल खबर इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी और पीटीआई को उम्मीद ये थी कि आज अगर पैटर्न इन चीफ पीटीआई की जमानत नहीं भी होती तो शायद बुशरा बीबी की किसी हद तक सजा मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन नैब की जानिब से ये कहा गया कि केस की समाअत में दलाइल के लिए अभी प्रोसिक्यूशन टीम मुकर्रर नहीं की गई, जिसकी वजह से समाअत जो है वो 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। और इसी हवाले से वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने अदालतों की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक कोई मौक़िफ़ अपनाया। पहले आप वो सुनिए। इमरान खान साहब के केस से कोई है नहीं, न बुशरा बीबी पे और बाकी जो हमारी लीडरशिप पे आपके सामने ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो हम यही कह रहे हैं कि केस जब लगेगा और सुनेंगे तो इंशाल्लाह केस में कुछ नहीं है, लेकिन बदलिया के आजाद होने का इंतजार कर रहे हैं। बदलिया अपने फैसले खुद करेगी और आजाद होगी तो इंशाल्लाह फिर कुछ भी नहीं है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिखा और चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री के हवाले से मुशावरत की उनको दावत दी है। और आज उमर अयूब ने मुशावरती अमल शुरू करने के लिए अपोजिशन की 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए हैं। अपोजिशन लीडर की जानिब से जो नाम दिए गए उनमें असद कैसर, बैरिस्टर गौहर खान, साहबजादा हामिद रजा, सरदार लतीफ़ खोसा, सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर अलामा नासिर अब्बास को पार्लिमानी कमेटी में शामिल किया गया है। और इससे पहले उमर अयूब ने वज़ीर आज़म के खत के जवाब में चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री में ताख़ीर पर क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। हमारे गेस्ट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ कादिर खान मंदुखेल रहनुमा पीपल्स पार्टी मौजूद हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब रहनुमा नून लीग हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं और आमिर मुगल साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। आप तीनों का शुक्रिया। सबसे पहले राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के साबिक गवर्नर जो हैं मोहम्मद जुबैर, वो पीटीआई में शमूलियत करने जा रहे हैं। क्या राय है आपके इस हवाले से? किस तरह देख रही है नून लीग इस फैसले को? देखिए, अभी तो कोई ऐसा फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये नून लीग की तारीख़ जो है वो ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने प्रिविलेज्ड पोजीशंस इंजॉय की अपने वक्त में और बग़ैर यानी कोई लंबी चौड़े जो पार्टी के साथ ड्यूरेशन थी उसके, और बहुत से ऐसे थे जिसमें सर फहरिस्त कुछ नाम है। एक साबिक़ वज़ीर आज़म का नाम भी है, एक साबिक़ फाइनेंस मिनिस्टर का नाम भी है और दीगर ऐसी बहुत सी। और ये सियासी जमातों में ये अमल चलता रहता है कि कभी वो जो पार्टियां बदलने का एक अमल है वो चलता रहता है। तो ये कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नहीं है कि जिसके लिए मुस्लिम लीग नून किसी तफक्कुर का शिकार हो या उनकी कोई भारी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, किसी जगह लंबा चौड़ा सिस्टम हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कोई सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून को नुकसान का। वो ऑलरेडी काफ़ी अरसे से इररेलेवेंट्स हैं और उनके बयानात भी जो वो आते रहे हैं पार्टी के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो मुस्लिम लीग के अंदर डिस्कस हो रहा हो या डिस्कस होने का जो है वो इम्कान हो या उनके जाने से कोई ऐसा पार्टी का किसी तफक्कुर का सामना हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इररेलेवेंट सी एक बात है, अनइम्पॉर्टेंट सी एक बात है अगर वो कहीं ऐसा फैसला करते भी हैं तो। और अगर कहा जाए कि ये जमहूरियत का हुस्न भी है, जमहूरियत का हुस्न बिल्कुल है कि अगर कोई आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मैं पार्टी का तर्जुमान भी हूँ, पार्टी का नुमाइंदा भी हूँ, तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं है कि अगर वो जाते हैं तो उनकी मर्जी होगी, इट्स स्वीट विल उनके।
ठीक है। आमिर मुगल साहब, फैसल चौधरी साहब ने एक्स पे ये ट्वीट किया और उसके बाद बहुत सी कयास आराइयाँ और बहुत से नाम सामने आ रहे हैं जिनमें सर फहरिस्त मोहम्मद ज़ुबैर है। आप क्या कहेंगे, मोहम्मद ज़ुबैर क्या पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं? तस्दीक है इस खबर में? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा जिन्हें कमर इस्लाम राजा साहब ने। तहरीक इंसाफ में तो एक ही बड़ी शख्सियत है जिनका नाम इमरान खान है। उसके बाद तो खैर सारे मेरे ख्याल में एक जैसे ही लीडर है सारे। तो मैं इस हद तक बिल्कुल आमिर साहब की जो लाइन है वो ड्रॉप हो गई है। कादिर खान नंदोखेल साहब, आपकी जानी बढ़ूंगी। साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। सिंध में वो रहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको ऑफर नहीं की गई कभी कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लें? क्योंकि नबील गबोल और शेर अफजल मरवत को तो पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई है। नहीं जी, बिल्कुल वो नबील गबोल साहब की ज़ाती राय है और यकीनन कोई भी किसी को कह सकता है कि आप आज, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी है या पार्टी की पॉलिसी नहीं है। तो वो एक जनरल सी बात है, कॉरिडोर में गुजरते हुए उन्होंने ऑफर की है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरी बात ये कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब इंतहाई मैं कहता हूँ इज़्ज़तदार आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन जो नवाज शरीफ साहब ने और मरियम बीबी ने उनको तर्जुमान बनाया है, तो उनका एक ही क्वालिफिकेशन था, क्योंकि वो जनरल बाजवा के क्लास फेलो थे और पता नहीं क्लास फेलो ने मेरे ख्याल में सही जो है ना वो क्लासमेट से डील नहीं की है, तो उसकी और तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और मैं तारीख आपको बता रहा हूँ, कमर इस्लाम साहब वो डेट चेक कर रहे कि जिस डेट पे उन्होंने ये बयान दिए तो फटाफट दोनों के वो तर्जुमान बन गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो अगर वो पीटीआई में चले जाते हैं फिर किसके क्लास फेलो बनेंगे और किसकी क्लास फेलो का और क्या काम उसे लेंगे, तो ये मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं इत्तफाक करता हूँ दोनों हमारे कुलीग से, साथियों से, कि उन्होंने कहा पार्टी है, कोई आता है कोई जाता है, इसमें इतना बड़ा इशू मेरे ख्याल में टॉक शो का टाइम इस पे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, कादिर खान नंदोखेल साहब, आप 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बैलेट पेपर्स टीवी प्रोग्राम्स में दिखाते रहे हैं और समड़ियाल इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो पीपीपी का भी मौक़िफ़ सामने आया है, वो भी धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन वहाँ पे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ से पूछिए कि पिछले इलेक्शन पे जब आपने खुद टीवी पे आपके बयान दिया है, कमर इस्लाम साहब और आमिर मुगल साहब और मुझ समेत हमारी तो रसाई गालबन एसएचओ तक नहीं है, और वो खुद टीवी पे आपको बता रहे हैं कि मैंने रात 12 बजे जनरल बाजवा को फ़ोन किया और सुबह रिजल्ट उसके हक में आ गया। तो ये तो मैं उनकी अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये तो सारी मीडिया गवाह है कि उसने कहा मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया है। कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने मेरी बात की है, मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को मेरे हल्के में ज़बरदस्ती बिठाया गया 3800 वोट पे, और मैं चैलेंज करता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन जो मेरी मरहूम सेक्रेटरी जनरल मेरी पार्टी का ताज हैदर साहब ने एक लेटर लिखा कि आप जो यहाँ पे बैलेट बॉक्स उठा के ले गए और पूरा का पूरा बंडल जो है जो आज भी मेरे पास मौजूद है, और उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो FIR उनकी बजाय MQM के और मुस्तफ़ा कमाल के लोगों को जो PSP के लोग थे उनके खिलाफ काटने का मेरे खिलाफ काटा। मैंने तो उस FIR की परखचे उड़ा दी है, परखचे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया है और मैंने वो सारे सबूत उसको दे दिए कि आप एक वीडियो जो जाली है क्या असली है, तो वैसे मास्टर है हमारे कराची के दावेदार दोस्त हो, लेकिन आप ये मुझे बताओ कि इलेक्शन कमीशन सिंध का RO का DRO का बाकायदा रिटर्न जवाब आ गई जो मुझे नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन में, और उन्हें कहा कि ऐसे तो कुछ नहीं हुआ है, कोई नुकसान बैलेट बॉक्स को नहीं हुआ है। लेकिन जो मेरे पास 25 से 30 हज़ार वोट जो MQM के पतंग पे मुस्तफ़ा कमाल के लगे हुए, इलेक्शन कमीशन ने आज तक उस पर फैसला नहीं दिया है। तो ये है वो इलेक्शन कमीशन, आप किससे उम्मीद रखेंगे? और वैसे माशाल्लाह हमारे मुस्लिम लीग नून के साथी जो है ना वो तो फॉर्म 47 पे जो है वो मास्टर है, और मैं इंतहाई माजरत के साथ कमर इस्लाम साहब बड़े
गरीब आदमी है, मुझे ये बोलने की इजाज़त दे दे, और मैं अक्सर कहता रहता हूँ। तो मैं चैलेंज करता हूँ मरियम नवाज साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, वो फॉर्म 45 हमें दिखा दे अगर वो जीते। 47 तो बना लिए, 45 दिखा दे चले। अच्छा राजा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? और समड़ियाल इलेक्शन के हवाले से पीटीआई तो कह ही रही है, धांधली के इल्जामात लगा ही रही है, अब पीपल्स पार्टी भी मैदान में है और वो भी कह रही है कि समड़ियाल इलेक्शन में खूब धांधली हुई है। देखिए, मैं इस बाबत फॉर्म्स तो मैंने नहीं देखे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जब ये पीपल्स पार्टी का भी ये इल्ज़ाम सामने आया तो मैंने सबसे पहले 2024 का इलेक्शन था और इससे पहले 18 वाला, उसके रिज़ल्ट्स निकाल के देखे तो मेरा ख्याल था कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए हों और इस दफ़ा स्क्वीज़ हो गए हों। तो वो तकरीबन उनमें इस दफ़ा के इलेक्शन में तकरीबन कोई 2.5-3 गुना इजाफा था, इससे ज़्यादा मैं आगाह नहीं हूँ। और अगर ओवरऑल इलेक्शन के उन रिजल्ट्स को देखें कि पिछली दफ़ा भी ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, और फिर एक जब ये हमारी ट्रेडिशन भी है कि जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मेंबर, सिटिंग मेंबर की वफात होती है तो एक सिंपथी का वोट भी उसकी औलाद के, उसके बेटा और बिलखसूस यहाँ पर बेटी थी जिसको कि ख्वातीन ने भी उस हमदर्दी वाला जो एक सिंपथी वोट होता है वो भी मिला। फिर ज़िमनी इलेक्शन में अमूमन हुकूमती टिल्ट जो है वोटर्स का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो मसाइल ज्यादा रहता है। ठीक है राजा साहब, आमिर मोगल साहब ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं। आमिर मोगल साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मोहम्मद जुबैर के हवाले से, क्या वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? और दूसरा, अब पीटीआई जो है वो एहतजाज की जानिब जा रही है और पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रही है, उसकी तैयारी के हवाले से भी बताइएगा और हुकूमत को क्या टफ टाइम देने की प्लानिंग हो रही है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगा जो इंजीनियर कमर इस्लाम राजा साहब ने बात कही थी कि ये कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी पार्टी को कोई छोड़ जाए। उसकी वजह ये है कि इन्हें तो वोटर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोटर इनको छोड़ जाए। तो इन्होंने तो फॉर्म 47 पे जीतना है। 1,15,000 वोट पड़ा था कराची में आलमगीर खान को, और उसका वोट कर दिया गया 1150, और वहाँ MQM का एक बंदा उसको 50,000 वोट देके जितवा दिया गया। मैं अपने हल्के की आपको बताऊं, मैं इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा हूँ NA46 से, मुझे मिला 86,000 वोट और जो मेरा अपोनेंट था उसको मिला नून लीग का 42,000 वोट। तो मेरा कर दिया गया 42 और उसका कर दिया गया 86। तो ये बात तो इस हद तक तो बिल्कुल ठीक है कि नून लीग को तो ना किसी उम्मीदवार की ज़रूरत है ना किसी लीडर की ज़रूरत है, उन्हें हत्ता के वोटर की भी ज़रूरत नहीं है, इनकी गैप भी मदद हो जाती है। और इत्तेफाक से इस पे मंदोखेल साहब भी आजकल हमारे साथ हैं समड़ियाल के इलेक्शन में, इन्होंने भी चले एक हल्के की हद तक तो एक इलेक्शन की हद तक तो सच बोला है, वरना हुआ तो 2024 के इलेक्शन में भी यही था। तो दूसरी बात आपने की कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से, बिल्कुल हम एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं और इस सिलसिले में मैंने अपनी पार्टी को तजवीज़ पेश की है कि हमें गोरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरफ जाना चाहिए, यानी कि हमें एहतजाज ऐसा करना चाहिए कि हम एहतजाज भी करें और हमारे लोग गिरफ्तार भी ना हो। मैंने पार्टी को तजवीज़ दी है इस सिलसिले में कि हमें लेट्स सपोज हमें रोड बंद करना चाहिए, हमें चौक बंद करना चाहिए, हमें पहिया जाम हड़ताल की कॉल देनी चाहिए और उसमें हम कोशिश करें कि हमारे कारकुन गिरफ्तार ना हो। उस जगह अगर कोई पुलिस आती है तो कारकुन दूसरे किसी चौक में मूव करते हैं, तो बस सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता। नहीं, एहतजाज तो तहरीक इंसाफ ने हमेशा रोडों पे आके किया है। आमिर साहब, इस बार के एहतजाज की क्या प्लानिंग है? इस बार जो मुल्क गिर आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं उसका वन लाइनर अगर मैं आपसे एजेंडा पूछूं वो क्या है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने अपनी पार्टी को तजवीज़ दी है कि हमें गोरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, गोरिल्ला सियासी तरीकाकार इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसमें हमारा कारकुन गिरफ्तार ना हो, हम एहतजाज भी करें, इस गवर्नमेंट को जाम भी करें, इस गवर्नमेंट को हम चलने भी ना दें, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएं और हमारे कारकुन गिरफ्तार ना हो। और उसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो मैंने पार्टी को दी है कि हम रोड बंद करें। ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यस और नो में मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब बता दें, क्या मोहम्मद जुबैर पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है। ठीक है, दोबारा वापस आते हैं नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।
बैक नाज़रीन। आज वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वजीर तवानाई अवैस लगारी की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर इम्पोर्टेड फ्यूल मंगवाने पर शिकवा किया और उन्होंने ये भी कहा कि इस फ्यूल पर 300 से 400 अरब रुपए खर्च किए थे और अब अवैस लगारी का कहना है कि उन्हें इस फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। उनका मजीद का कहना था, पहले आप वो सुनिए। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और समाअत पे उम्मीद की जा रही थी पीटीआई की जानिब से कि शायद कोई नतीजा निकल आएगा। अगर बानी पीटीआई का नहीं निकलता तो बुशरा बीबी की सज़ा में शायद कोई फैसला आ जाए, लेकिन समाअत जो है वो 11 जून तक मुलतवी हो गया। राजा साहब, जब आप लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे होते थे तो आप लोगों का एतराज़ ये होता था कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेशियाँ नहीं होती हैं और अब सेम चीज़ें जो हैं वो पीटीआई वालों के साथ हो रही है। तो ये क्या, ये कोई प्री प्लान चीज़ें हैं, क्या चल रहा है? ये बिल्कुल प्री प्लान चीज़ें नहीं हैं जी। आप जितने सज़ाएं हुई हैं लोअर कोर्ट से, उनकी अपील्स की हाई कोर्ट्स में ड्यूरेशन देख लें कि वो कितने अरसे में एवरेज, और उसकी रोशनी में इस केस को देख लें तो आपको कहीं पर भी कोई डिस्पैरिटी, कोई ऐसा जो है वो तजाद नज़र नहीं आएगा। अब जो हमारी बात थी और हमारे केसेस थे वो थे जो कि आप कह सकते हैं कि प्री ट्रायल, यानी अब मैं अपनी मिसाल अगर दूं तो कुछ 6 महीने लगे थे ज़मानत की दरख्वास्त को लगने में, और वो उसका ओनली फोरम जो है वो उस वक़्त एहतसाब बेंच ऑफ द हाई कोर्ट होता था और वो बेंच कभी एक बदल जाता था, कभी दूसरा बदल जाता था। अब ये एक प्रॉपर ट्रायल हो के एक सज़ा हुई और उसकी जो अपील दायर हुई है उसकी डेट जो है, और इसको मैंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि जितने हमारे फौजदारी वो लोग के जो सज़ाए मौत के कैदी हुए हैं, कत्ल के हैं, इक़दाम कत्ल के हैं, उनकी जितनी सज़ाएँ सेशन अदालतों से हुई हैं उनकी एवरेज निकालने के हाई कोर्ट में उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है फैसला करने में, तो ये आपको केस कहीं भी जो है वो कोई खसूसी केस नहीं नज़र आएगा। ना कहीं ये नज़र आएगा कि ये शायद ये कोई बहुत उनकी निस्बत लंबा हो गया है, गैर ज़रूरी तवालत का शिकार हुआ है। और अब ज़ाहिर तारीख निकल आई है, तो आज तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उन्होंने भी इस उम्मीद का इजहार किया है कि अब हमारा केस लगेगा तो हमें इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए कबल अज़ वक्त इस बात पे बात करना महल मुनासिब नहीं है। ठीक है, कादिर खान मंदुखिल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई जो है अभी भी 2 से 3 साल मजीद अंदर ही रहेंगे, उनके बाहर आने का कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और इसी तरह के बयान जब पीटीआई हुकूमत में थी वो जिसको भी सजाएं हो रही होती थी वो पहले से ही बता दिया जाता था। पीपल्स पार्टी के पास कोई मालूमात नहीं होती हैं कि कौन गिरफ्तार हो रहा है, कब गिरफ्तार हो रहा है, या किसने कितना अरसा जेल में रहना है? मेरे ख्याल में इस बात की दलील है पीपल्स पार्टी का कि वो तो ना अदालतों पर असरअंदाज होते, ना अदालतों के तर्जमान बनते हैं। जो तर्जमान पीटीआई के या इमरान खान साहब बनते थे कि इनको तो मैं मूंछों से पकड़ के राना सनाउल्लाह को जेल में डालूंगा, और अगले दिन जेल में डल जाता था। जिनको वो सज़ा जो तजवीज़ करता था अगले दिन सज़ा भी अनाउंस हो जाती थी। और अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये काम संभाल लिया है, जो कि खुद भी एक वकील है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप अगर इस तरह एडवांस पे कहेंगे तो इस पे जो हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया में 141 नंबर पर आए तो उनका तो मजीद बड़ा गर्क होगा। इन पे एतबार कौन करेगा? जो पीटीआई वाले या राना सनाउल्लाह जजों के तर्जमान बन के वो अभी फैसला सुना ही नहीं है और वो फैसला लिख के दे देते, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बदनसीबी है हमारी मुल्क की और जुडिशल सिस्टम की। और हमारी अदलिया जो ना वो भी तमाशा देखती रहती है। जिनको रगड़ा देना होता है तो मिनट में जो ना उसको शोकाज इशू कर देते हैं, और जिनको रिलीफ देना होता है तो वो तो बैठे बैठे एयरपोर्ट के अंदर भी उसको रिलीफ देते थे या छुट्टी वाले दिन भी देते। तो एक बदकिस्मती है और इसी वजह से 141 नंबर पे दुनिया में हमारा जुडिशल सिस्टम है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा विक्टिम रही है अदालतों की वजह से। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हम फिर भी ये कहते हैं कि ठीक है अदालत आज़ाद होना चाहिए, अदालत के फैसले जो है उसके ऊपर असरअंदाज हुक्मरानों को नहीं होना चाहिए। तो क्या फ़र्क है? कल पीटीआई असरअंदाज थी, आज नून लीग असरअंदाज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप अपनी सवाल के अंदर में जवाब दे रहा हूँ। कल अगर इमरान खान साहब देते तो सब एतराज़ करते थे, मुझ समेत नून लीग वाले भी करते। आज अगर राना सनाउल्लाह जो है ना वो चीफ जस्टिस बना हुआ है या उसका तर्जुमान बना हुआ है तो ये बदकिस्मती नहीं है, तो और क्या है?
ठीक है। आमिर मुगल साहब, पीटीआई उम्मीदें लगाकर बैठी थी कि आज कोई फैसला आ जाएगा, अगर बानी पीटीआई को रिलीफ नहीं भी मिलता तो शायद बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाए। अब 11 जून तक समाज जो है वो मुलतवी हो गई है, तो क्या 11 जून को जमानत की उम्मीद की जा सकती है? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो अमलन मुअत्तल है। पाकिस्तान में ऐसा कोई आइन और कानून नहीं। 26वीं आइनी तरमीम जिस तरीके से मंजूर करवाएगी, उसके बाद अदलिया पे अमलन कब्जा हो चुके। बिल्कुल ठीक है राना सनाउल्लाह साहब ने, क्योंकि जजेस को फैसले लिख के भेजे जाते हैं। पहले एक काजी फायज ईसा था, इस 26वीं गैर आइनी तरमीम के बाद हर अदालत पे काजी फायज ईसा ढूंढ के बिठा दिया गया है। और इमरान खान को भी पता होता था कि कौन सा बंदा, कौन सा रहनुमा कितने साल कब तक जेल में रहेगा। तब फिर क्या था? अगर अभी जुडिशरी जो है वो कब्जे में है या अदालतें अपने फैसले खुद नहीं सुना रही है, तो हम तो मियां नवाज शरीफ को जेल में नहीं रख सके मोहतरमा। आप कहती हैं कब किधर रहेगा, हमें तो वो नहीं, वो जैली रिपोर्टें बना के मुल्क से बाहर चले गए। तो जिन्होंने भेजा था उनके हाथ में था उस वक्त भी। सुन लेना, सुन लेना। अब आपने सवाल किया मुझे। इस वक्त कोई अदालतों में इमरान खान किसी कानूनी केस में नहीं है। इमरान खान पे कोई केस नहीं है। वो एक सियासी कैदी हैं। उनको इस सिस्टम ने, इस निज़ाम ने उनको जकड़ के रखा हुआ है। उनकी बीवी का, बुशरा बीवी का सिर्फ एक जुर्म है, वो अपने शोर के साथ वफा कर रही हैं, इस मुल्क के साथ वफा कर रही हैं। और ये जब भी इमरान खान और बुशरा बीबी निकलेंगे, अवामी प्रेशर पे निकलेंगे। जब अवाम निकलेगी तो ये निकलेंगे, अदरवाइज हमें कोई उम्मीद नहीं, ना हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि इस पे अमलन 26वीं आइनी तरमीम के बाद कब्जा हो चुका है। अदालतें इस वक्त इंसाफ नहीं दे सकती। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जो है नाज़रीन वो ऐसे ही जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां मुल्क के अंदर सियासी माहौल गर्म है और खारजा महाज पर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात मजीद उलझ रहे हैं, जहां भारत सिंतास माहिदा यकतरफा मुअत्तल करके पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकियां भी दे रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान उसके नज़ाइम को खाक में मिलाने के अज़्म का इजहार बार बार कर रहा है। और इसी हवाले से वज़ीर आज़म का एक बयान सामने आया है, पहले आप वो सुनिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। तो यही वजह है कि हिंदुस्तान तड़पता रहा, लेकिन उसको कोई इस मामले में पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिली। आज हमारा फर्ज है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए और आज के लिए और कल के लिए पानी का हमारा जो हक है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं। हमें अपने 24 करोड़ आवाम के लिए हमें पानी की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें सिक्योर करना है। जिस तरह हमने इस जंग में उसको शिकस्त फाश दी है, उसका ये भी जो घमंड है गरूर, उसको भी इंशाअल्लाह हम सब मिलकर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इंकशाफ किया है कि भारत के पाकिस्तान पर हमला करने और पाकिस्तानी मुंह तोड़ जवाब के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 जुलाई 1972 को होने वाला शिमला मुआहिदा अमली तौर पर खत्म हो चुका है और अब हम 1948 की पोजीशन पर वापस चले गए हैं, जब लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर लाइन हुआ करती थी। पहले ख्वाजा आसिफ का बयान सुनिए, उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ख्वाजा आसिफ का बयान नाज़रीन आपने सुना। राजा साहब, आपसे सबसे पहले सवाल करूंगी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो होने वाले बाहमी और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों का मुस्तकबिल अब क्या है? भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का अब ये जो शिमला मुआहिदे के हवाले से बयान है, क्या कहेंगे आप इस पे? अब पाकिस्तान ने एक मुआहिदा ख़त्म किया है, अगर भारत की जानिब से एक मुआहिदा ख़त्म हुआ है तो हम भी तो यकतरफा तौर पर मुआहिदा ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि एक ज़माना था जब केमिकल वेपन्स, जो गैसेस का इस्तेमाल था या कीमियाई हथियारों का, इसको एक संगीन जुर्म समझा जाता था और बहुत ही यानी वर्स्ट किस्म की जो जिनेवा कन्वेंशन भी था और जितने भी जंग के कवानीन थे यानी हालत जंग में होने की, उसकी भी संगीन खिलाफ वर्जी। फिर न्यूक्लियर वेपन्स आए तो न्यूक्लियर वेपन को भी उसी तरीके से उतना ही बुरा और उतना ही ख़राब चीज़ और इतना ही हलाकत अंगेज़ और उतनी ही इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ समझी गई। अब ये जो तीसरी हथियार भारत ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये हम दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कामयाब कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, यानी वो कीमियाई हथियारों और एटमी हथियारों से कई कदम आगे जाके तो पानी, यानी जो कि ज़माना अज़ल से इंसानियत की जो इब्तदा थी
वहाँ से और थ्रू आउट इर्तिका के पानी एक बुनियादी चीज़ रही है, तो उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने का हक किसी कानून के तहत, इंटरनेशनल लॉ, सिविल लॉ, ह्यूमन लॉज, किसी हवाले से भी नहीं दिया जा सकता। तो यह बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने अब कामयाबी से अपना केस जो है वो प्रेजेंट किया है। फिर दूसरा, ख्वाजा साहब ने जैसे कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अपना सिंतास मुआहदा है, इंडस बेसिन ट्रीटी, ये जो बाय वो पार्टी मुआहदा नहीं था, ये दो तरफा मुआहदा नहीं था, ये सह अफ्रीकी था, इंटरनेशनल एक मुआहदा था जिसके इंटरनेशनल गारंटर और इसकी फाइनेंसिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक ने की थी। और उसमें अगर 3 दरियाओं का हक जो है वो भारत को दिया, 3 पाकिस्तान को दिया गया था, तो 3 भारत को भी दिया गया था। अब अगर भारत उसको मुतनाज़ा बना रहा है तो उसके नतीजे में वो जो अपने उसके दरिया जो का पानी जो अपना जिसको उस वक्त तस्लीम किया गया था वो उसको भी मुतनाज़ा बना रहा है, और वो फिर उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो चाइना से रिवर्स फ्लो करके इंडियन टेरिटरी में आ रहे हैं उसको भी मुतनाज़ा बना रहा है। तो ये एक इंडिया के अपने अवाम के साथ, यानी पाकिस्तान के साथ तो है ही है, लेकिन हिंदुस्तान की अपनी जो लोग हैं, अपनी इकोनॉमी है, अपनी एग्रीकल्चर है, उसके साथ भी ज्यादती। अब आ जाए शिमला मुआहदे की तरफ। शिमला मुआहदा 2 तरफा मुआहदा था, तो ये एक इंसानी अलमिया भी था। तो उस जमाने में जो मुआहदा हुआ वो 2 तरफा था, और उसमें ये बिल्कुल बजा ख्वाजा साहब ने कहा कि जो 48 की रेजोल्यूशन के तहत सीज फायर लाइन थी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया था, और साथ ये भी प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ था कि आइंदा 2 ममालिक जो हैं वो ठीक। राजा साहब, हमारे पास टाइम बहुत कम है, मेरे बाकी 2 गेस्ट से भी इस हवाले से बात पूछनी है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। आमिर मुगल साहब, पाक इंडिया मैटर पे हर पाकिस्तानी एक पेज पे है, हर पार्टी जो है वो एक पेज पे है। वजीर दिफा का जो ये शिमला मुआहदे के हवाले से बयान सामने आया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखें जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है, और पानी के बगैर तो हम जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि हमारे पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब ने जेल से भी ये बयान दिया है कि वो इस वक्त एक जख्मी सांप है इंडिया ने पाकिस्तान पे जारहियत की और उसको मुंह तोड़ जवाब मिला, और पाकिस्तान ने उसके दांत खट्टे किए, पाकिस्तान ने उसके त्यारे गिराए, पाकिस्तान ने उसकी हदूद के अंदर, जब उसने हमारी हदूद के अंदर घुस के हमारे बेगुनाह सिविलियन पे हमला किया, फिर उसने हमारी एयर बेसिस पे हमला करने की कोशिश की, नूर खान एयर बेस पे और बलवारी एयर बेस पे। तो पाकिस्तान ने जवाब में जब उस पर कार्रवाई की तो उसके बाद इंडिया जो है वो एक जख्मी सांप की तरह वो बल खा रहा है, लौट रहा है, और उसने जो पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान किया है। तो हमें बिल्कुल ये चाहिए कि पूरी कौम यकजहती के साथ इकट्ठी हो, पूरी कौम, और इस सिलसिले में कौम के जो सबसे बड़े लीडर हैं इमरान खान, उनको मैदान में लाया जाना चाहिए। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये राजा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये बड़ा सीरियस मामला है, और ये मामला आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इंडिया जो है वो कोशिश करेगा अपनी आवाम के सामने, मोदी उसको फेस सेविंग मिले, वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला भी कर सकता है, पाकिस्तान के साथ दोबारा शरारत भी कर सकता है, और सबसे बड़ी शरारत उसने हमारा पानी रोकने का ऐलान करके कर दिया है। तो इसके लिए पूरी कौम को यकजा होना पड़ेगा। लेकिन जब बात आएगी मुल्की सलामती की, कौमी सलामती की, इस मुल्क की, तो उसमें हम अपने इख्तलाफात या अपने ऊपर जुल्म और ज्यादती या अपने साथ जो हमारे साथ जो फस्तायत हुई है, हम उसको भूल के भी कौम के साथ खड़े होने को तैयार है, मुल्क के साथ खड़े होने को तैयार है, क्योंकि मुल्क है तो हम है, ये पाकिस्तान है तो हम है। तो इसमें तो रियासत के साथ तहरीक इंसाफ खड़ी है। और आपने देखा जब इंडिया ने हमला किया तो किस तरह तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उसका साथ दिया, इमरान खान ने भी बयान दिया। तो ये जो मामला है इसमें तो बिल्कुल पूरी कौम को यकजा होना पड़ेगा, हम तब भी जाके इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कादर खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत के साथ ये शिमला मुआहदा किया था, और अब ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये शिमला मुआहदा जो है वो ख़त्म हो गया है और सीज़ फायर लाइन जो है वो बन चुकी है। क्या ये फैसला ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा? देखिए, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो ना एक तरफा नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल में जो हमारा पानी पाकिस्तान का हिंदुस्तान से गुजर के आता है, तो हिंदुस्तान को ये याद रखना चाहिए कि उनका पानी चाइना से गुजर के आता है। और मेरे ख्याल में 2-4 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ भी सुनी, चाइना ने हल्का फुल्का उनको इशारा भी दे दिया है। तो मैं समझ रहा हूँ ये गलत फहमी है मोदी की,
मोदी जिस तरह राफेल जहाज पे जो है ना वो नाश करा था, उसकी तो परखचे उड़ा दी पाकिस्तान ने। अब वो पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, वो भारत पहले दिन से करे हमारा आज़री दुश्मन। और हिंदुस्तान तो हमारे ऊपर हवाई जो है ना वो बातें करके और ये कह रहे पाकिस्तान मलवस है, इनका तो जिंदा कलबशो यादें हमारे पास मौजूद है। तो इस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत को इस चीज़ को थोड़ा सा और दुनिया के सामने, और मुझे पूरे यकीन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पाकिस्तानी मिशन का सरबराह है, वो पूरे दुनिया में और ख़ासतौर पे यूरोप को इस बात पे मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश वो कर चुका है, क्योंकि आलमी जंग के दौरान जिस तरह आलमी मीडिया को उन्होंने मुंह दी है और भारत को जो भयानक सूरत-ए-हाल था वो दुनिया के सामने रखा, तो मैं समझ रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त बात है। अब बाकी जो आमिर मुग़ल साहब की बातें, मैं इनकी बातों से इत्तफाक करता हूँ कि जो शख्स एक डिक्टेटर का पोता होके और वो इस तरह बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तहरीक इंसाफ को खुद उसके जो गिरफ्तार पकड़ना चाहिए, और बाकी तहरीक इंसाफ के दोस्तों का कहीं जाके कोई बिजली की लोड शेडिंग हुई तब भी वो इमरान खान को सामने लाते हैं, और कोई जाके कोई और इशू आ जाए तब भी इमरान खान को रिहा करेंगे। और मेरे ख्याल में वो जो माइनस इमरान खान का जो फार्मूला था उस पर काम शुरू हो चुका है, बल्कि अमल हो चुका है। आज जो आपने शुरू में इब्तदाइया में ये बताया कि वो ठीक है, लेकिन हमने देखा कि 7 मई को जो इंडिया ने हमला किया उसके बाद पूरी कौम जो है, तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो एक महाज पे खड़ी हो गई थी और अपनी पाक फौज के साथ थी। आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन अगले हफ्ते दोबारा से मुलाकात होगी। टाइम खत्म हो चुका है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।